वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम लोग शुरू करते हैं अपने बिहार बोर्ड के सीरीज का अगला हिस्सा। हम लोग का नया चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट। बिना कोई वक्त जाए के हुए शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये पीरियोडिक टेबल है। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में तीन बेसिक बातें पढ़ते हैं। हमने पिछला चैप्टर भी पढ़ा। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लेक्चर अपडेटेड है, अपलोडेड है, वो जरूर पढ़ लीजिए, है ना। तो उससे बड़ा फायदा होगा। जो भी क्वेश्चन देखा होगा पी ब्लॉक में किस तरह से हेल्प हुआ, पी ब्लॉक बच्चे जो पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर है उसके बाद ही इसको पढ़िए तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पी ब्लॉक। तो आपको पता है जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग यूज करते हैं, पीरियोडिक टेबल, इसमें तीन मुख्यतः बातें होती है। कौन कौन सी? सब पढ़ा हुआ है। एक होती है पीरियड, दूसरी क्या होती है बच्चों? ब्लॉक, और तीसरा क्या है? ग्रुप। ठीक, पीरियड कौन है? ये जो लाइन है ऐसी ऐसी ऐसी, ये जो है ये है ना, कलर चेंज करने दीजिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यहां से यहां की तरफ जाते हैं फर्स्ट पीरियड, यहां से यहां की तरफ आएंगे तो कौन सा पीरियड होगा? सेकेंड पीरियड। तो टोटल पीरियड कितना है पता है आपको? 7। ब्लॉक कौन कौन सा है बच्चों? तो ब्लॉक है अपने पास 3 होता है, बेसिकली 4 कह लीजिए। ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक, दिख रहा है। चलिए ये जो एस ब्लॉक में कितने? ग्रुप 2 हमने आपको याद करवाया है। बीच में कौन सा होता है? डी ब्लॉक। कितने ग्रुप? तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? डी में अगर डी सबशेल की बात की जाए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो ग्रुप भी कितने हो गए? 10। ये कौन सा है? पी। ठीक है, चलिए यहां से डी ब्लॉक के अंदर से ही, यहां डी ब्लॉक के अंदर से ही, डी ब्लॉक के अंदर से ही क्या निकलता है? लेंथनम से लेंथेनाइट्स जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, और एक्टिनम से एक्टिनाइट्स जो किसके एलिमेंट है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, चलो तो हमारा पोर्शन क्या है आज के सिलेबस का हिस्सा क्या है? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहां से होंगे? तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये कहां? थर्ड ग्रुप से लेकर के फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12th ग्रुप तक। कहां से? थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप से। ये हमारा क्या है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट किसको कहते हैं? जब जैसे एक कर लीजिए, क्या हुआ? किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, आयरन की लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 26। और इससे भी बेसिक बातें नहीं पता है तो आप बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 26। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, एक मिनट देखते हैं, साउंड रिसीवर ठीक है, हेलो, 3s2 और 3p, 3s2, 3p क्या होता है बच्चों? 3p6। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d, किसका बनाना है? आयरन का। 4s2, 3d6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो किसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट? तो जो अंतिम शब्द से लाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे लास्ट में लिखते हैं, उसमें चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे अगर अंतिम में क्या होना चाहिए? टी। एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जिसके अंतिम सबशेल क्या होना चाहिए? डी। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 1 से लेकर के 10 तक, उसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक करके एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक कहां है देख लिए। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं देख लिया। टोटल डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 10। ठीक है सर, कहां से होता है? कौन सी पीरियड से? तो ये फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस होता है। सेकेंड पीरियड में, ये जो सेकेंड पीरियड बच्चों, सिर्फ एस और पी होता है। थर्ड में भी एस और पी होता है। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में क्या पाया जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट पाया जाता है। किस ग्रुप में पाया जाता है? 3 से लेकर के 12 तक। कौन से पीरियड में पाया जाता है? 4 से लेकर के 7 तक क्या पाया जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं। और ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। क्यों पढ़ा ट्रांजिशन मेटल?
ट्रांजिशन का हम थोड़ा देर बाद ये ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट अभी इतना सुन लीजिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या सर सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं? तो इसमें थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ देयर आर 4 सीरीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट 3D 4D 5D 6D, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर यहां से ये जो है 4th पीरियड में इसको 3D सीरीज कहते हैं। क्यों 3D सीरीज कहते हैं? क्यों 3D सीरीज कहते हैं? क्योंकि इसके पूरे में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो पाएंगे क्या बच्चों कि ये जो अंतिम सब शेल है, अंतिम ये जो डी है 3D है ना। स्कैंडियम में स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्या होगा 1s2, अच्छा इधर कर देते हैं। स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्या होगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 आ गया 3D सीरीज। सर टिटेनियम की टिटेनियम है तो 3D2, वेनेडियम है तो 3D3, क्रोमियम है तो 3D4, मैंगनीज है तो 3D5, आयरन है तो अच्छा कई बच्चे हैं एक्सेप्शन केस को काउंट कर लेंगे तो वो बात की चीज है, मैं उसको भी बता दूंगा कि ये क्रोमियम की एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है और क्यों है, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। तो स्कैंडियम 3D कहां पे पहुंच गए हम लोग मैंगनीज 3D5, आयरन 3D6, कोबाल्ट 3D7, निकेल 3D8, कॉपर 3D9, कई बच्चे बोलेंगे 3D10 है तो ये भी एक्सेप्शन केस है, बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे। जिंक अभी नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है। सॉरी बस हाँ बच्चों सॉरी यहां पे क्या है जिंक तक आ गए तो ये सब के सब किस में पढ़ेंगे 3D सीरीज हुआ। वैसे ही आपको पता है इसके नीचे क्या होगा 4D, सब में ये क्या होगा 41 42 43 45 46 47 48 इस तरह से करके आएगा, ठीक है। उसका नीचे वाला 5D और नीचे वाला क्या हो जाएगा 6D। तो ये जो स्कैंडियम वाले हैं ये यहां से लेकर के जिंक तक 3D सी में पाए जाएंगे। ये ट्रियम से लेकर कैडमियम तक किसमें पाए जाएंगे 4D में। लैंथनम से मरकरी तक किसमें 5D में, ठीक है। तो इस तरह से करके इसका ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको बात। तो सबसे पहले फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज जिसको क्या बोलते हैं 3D सीरीज। क्यों 3D सीरीज पढ़ेंगे क्योंकि अंतिम में क्या होगा 3D, ठीक है। सेकंड सीरीज सेकंड को क्या बोलेंगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4D सीरीज। क्यों क्योंकि अंतिम में क्या आ जाएगा 4D, अंतिम में क्या आ जाएगा बच्चों 4D। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 1, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी देखा हमने इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, आता है शॉर्ट में लिखने स्कैंडियम आर्गन है ना, और 4s2 3D1। तो यहां पर s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और d में कितने 1। अगर वही 3D1 हो गया, अगर टिटेनियम का लिखना हो तो 4s2 3D2, तो s में कितना 2 और d में 2। वेनेडियम का लिखना हो तो 4s2 3D3 हो गया। क्रोमियम का लिखना हो तो 4s, इस एक्सेप्शन पे हम चर्चा कर ही देते हैं। क्यों यहां पे अपवाद है आपको पता है जो बेसिक पर है। क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ऑफ बॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ऑफ बॉ के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। चूंकि पता है आपको ऑफ बॉ क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस प्रिंसिपल पे आधारित है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। चलिए 1 2 3 1 2 3 4 5 पता है ना डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल। चलिए फिल कीजिए इसका
तो यहां पे कितने हैं बच्चों? 1। अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद क्या हो गया? टिटेनियम 3d2, उसके बाद क्या होगा? वेनेडियम 3d3, क्रोमियम में क्या होगा? 3d4। ये होना चाहिए। चलिए फिर से हम एक बार और डी शब्द बनाते हैं, ये डी एक बार और बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है। चलिए बात समझते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया 5 ऑर्बिटल। ये जो है अपने पास 5 ऑर्बिटल हमने बनाया। अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिक्स कर सकते हैं? मैक्सिमम डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन फिल सकते हैं? डी में कितने मैक्सिमम फिल कर सकते हैं? 10। अगर 10 का 10 भरा हो, एक भरे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये पूरा भरा है? नहीं, इसका आधा भरा है। इसको क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हाफ फिल्ड। 10 का 10 भर दिए तो 10 का 10 भर दिए तो इसको क्या बोलते हैं? फुल फिल्ड। अच्छा भाई एक बात डिटेल कर दूं, मैं बहुत ज्यादा डी ब्लॉक पढ़ाने वाला नहीं हूं, उतना ही पढ़ाऊंगा जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है थ्योरी में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो अपना इंटरेस्ट बनाए रखे, ठीक है। 10 का अच्छा डी में कितने भरे? 10 भरे तो फुल फील्ड, चलिए ठीक है। डी में 5 भरे तो कितना हो गया बच्चों? डी में 5 भरे तो हाफ फील्ड, है ना। ये जो है डी में 10 भरे तो फुल फील्ड, डी में 5 भरे तो हाफ फील्ड, और इसके अलावा 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 5 रहे तो हाफ फील्ड, 8 रहे, 9 रहे तो अनफील्ड, 10 और 5 के अलावा जितने भी है अनफील्ड। अगर इन सब में इसके स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फुल फील्ड बहुत स्टेबल होता है। फुल फील्ड क्या होता है बच्चों? मोस्ट स्टेबल होता है। उसके बाद कौन स्टेबल होता है? हाफ फील्ड, और उसके बाद कौन होता है? अनफील्ड, ठीक है। तो चूंकि क्रोमियम में क्या 3d4 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, मतलब पहले से ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसका किस में चला जाता है? डी में। यही रीजन है कॉपर का भी। कॉपर में क्या होगा? 4s2 3d9 होना चाहिए, मगर चूंकि डी में 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन का रीजन है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो बोर्ड के बाद मिलिए आप इसको रट जाइए। 3 है जो एक्सेप्शन है, मैं तीनों को बता दूंगा। तो ये एक रीजन होता है कि क्रोमियम के केस में क्या होता है। बाकी सब में देखिएगा, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के केस में, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के केस में बच्चों, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर का ही केस है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। यही रीजन है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? डी में, क्योंकि ये क्या हो जाता है? हाफ फील्ड। क्लियर है। सिर्फ कॉपर ही एक ऐसा है जिसमें क्या होगा? इसके में 2 ना होकर के 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? डी में। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने से ये फुल फील्ड हो जाता है। तो ये है एक्सेप्शन के रीजन। बात समझ में आया? तो सब में क्या है? 4s2, स्कैंडियम है 3d1, टिटेनियम 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10। बात किया जाए 4d सीरीज की, तो सब में क्या हो जाएगा? फिर से बस बदलेगा क्या? ये जो 4s है, 4s की जगह क्या हो जाएगा? 5s, और 3dg की जगह कहां हो जाएगा? 4d। बाकी सारी चीजें देखिएगा सेम है, बाकी सारे का सब बात क्या है? सेम है, ठीक। चलिए ठीक। वैसे ही यहां पर 5 पहले क्या था? 4s, फिर हुआ 5s, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 6s और 5d, 7s और 6d। सर पूरी सीरीज को रट लीजिएगा, मोटा मोटी तौर पे देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, पूरी सीरीज को कर लेंगे आप। इतना समझ में आया? डी ब्लॉक के एलिमेंट किसको कहते हैं? ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप तक 12 तक के एलिमेंट को डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। 3d सीरीज क्या है? 4th पीरियड में, किसमें? 4th पीरियड में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक क्या कहलाता है? 3d सीरीज। स्कैंडियम के नीचे वाला, स्कैंडियम के बाद क्या होता है? येट्रियम। येट्रियम के येट्रियम वाली पूरी लाइन, ये येट्रियम वाली पूरी लाइन 4d सीरीज, लेंथनम वाली पूरी लाइन 5d सीरीज, और एक्टिनियम वाली पूरी लाइन 6d सीरीज। याद हो जाएगा।
सर यहां पर क्वेश्चन कैसे बनता है? सर यहां पर इसका क्वेश्चन बनता है सबसे पहले डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे सवाल हर साल आता है जनरल। कई बच्चे बता रहे थे कि विजिबिलिटी इसकी ठीक नहीं है रेड पेन की, तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम लिखूं जनरल इलेक्ट। इसमें चूंकि व्हाइट में अच्छी विजिबिलिटी आती है इसलिए लिख देता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? तो अभी आपने ध्यान से देखा है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS2, N की जगह क्या क्या वैल्यू पुट कीजिएगा? बोलिए। 4, 5, 6, 7 तक आपने देखा NS2। N-1, ये N-1 क्यों लिखा? तो देखिए अगर यहां S6 है, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा इधर S6 है तो D क्या है? 5। अगर S7 है तो D क्या है? 6। अगर S4 है तो D क्या है? 3। और X5 है तो D क्या है? 4। तो देखिएगा हमेशा एक D कम होगा, इससे एक D कम होगा। तो अगर N की वैल्यू 5 है तो D की वैल्यू कितनी होगी? 4। कैसे होगा? तो अगर इसको N लिए है तो एक कम ले लीजिएगा, तो NS2 N-1 D। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक ये पूरे डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। समझ में आया? अगर थर्ड ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? NS2 N-1 थर्ड ग्रुप कब होगा? जब D पर 1 होगा। फोर्थ ग्रुप के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो NS2 N-1 D2। फिफ्थ ग्रुप की बात की जाए तो NS2 N-1 D3। सिक्स की बात की जाए तो D4। सेवंथ की बात की जाए तो D5। एट्थ ग्रुप की बात की जाए तो D6। समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ता जाएगा D पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, है ना। इस पूरे ग्रुप की बात की जाए, इस स्कैंडियम से नीचे ये जो पूरे ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? NS2, है ना। यहां पर 4 है ना, तो 4S2 और 3D1। इस ग्रुप की बात की जाए तो ये क्या होता है? 5S2 4D1। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ D में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो होप है कि आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सवाल यहां से आप टेकल कर लीजिएगा। कर लेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे डी ब्लॉक का NS2 N-1 D1, ग्रुप थर्ड का NS2 N-1 D1 से लेकर 10, ये पूरे किसका? डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप थर्ड का में D1, ग्रुप फोर्थ में D2, ग्रुप फिफ्थ में D3, ग्रुप सिक्स्थ में D4, ग्रुप सेवेंथ में D5, ग्रुप एट्थ में ऑन सॉन। कर लेंगे। चलिए, लिखा हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट ऑब्लिग आयन, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। Having incompletely filled d orbital either in ground state on in most stable या फिर on in most stable oxidation are called transition element। क्या कहना चाह रहा है कि ये जो d ब्लॉक का एलिमेंट है, ये जो d ब्लॉक का एलिमेंट है, ये है कंप्लीट फील्ड है। डी ब्लॉक में D1 होगा कंप्लीटली फील्ड है? नहीं। D1 होगा तो कौन सा? थर्ड ग्रुप। D2 होगा तो कंप्लीटली फील्ड है सर? नहीं है, फोर्थ ग्रुप। D5 फिफ्थ ग्रुप। D6 सिक्स्थ ग्रुप, अरे सॉरी, D3 D1 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th। यहां तक कंप्लीटली फील्ड नहीं है। एक ही किस में है? 12 में, ग्रुप 12। ग्रुप 12th वाला कौन है? जिंक, कैडमियम और Hg। कौन सा? जिंक, कैडमियम और Hg। जिंक, कैडमियम और Hg, ये पूरे जो है जिंक, कैडमियम और Hg, ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये जो कंप्लीटली फिल्ड है ये डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है, मगर जो कंप्लीटली फिल्ड होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। तो यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। समझ में आया? जनरली लोग कहते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। हाँ, हम मानते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? ये गलत है।
क्योंकि डी ब्लॉक में कौन सी फैमिली आती है, जिंक की भी, जिंक कैडमियम एचजी भी होता है, और जिंक कैडमियम एचजी जो है ये फुल्ली फिल्ड है, 10 और इलेक्ट्रॉन चाहिए और 10 के 10 भरे हुए हैं, तो जो 10 के 10 भरे हुए हैं ये कंप्लीटली फिल्ड वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। बात समझ में आया, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। तो किसको बोलेंगे फिर, D1 से लेकर D9 तक ये होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। D1 से लेकर के D9 तक क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 11 तक होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 12 के एलिमेंट फुल्ली फिल्ड होते हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। आई बात समझ में। और ये डी ब्लॉक के Hg आर नॉट, अच्छा हो गया, ऑल आर मेटल। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या है, मेटल है। आ रही बात समझ में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बात कर ली। NS 1 से लेकर 2 कर, N-1 D 1 से 10 तक, वही चीज है। NS है ना, NS 2 और N-1। अच्छा, कई केस में ऐसा भी है, जैसे क्रोमियम में देखें तो यहां पर ऐसे ले लिया गया, NS 1 से लेकर 1 भी होता है, कई केस में 2 भी होता है। NS 1 से 2 तक और N-1 D, फिर से मैं रेड लिख रहा हूं तो विजिबिलिटी का इश्यू होगा आपको, मैं चेंज कर देता हूं। D 1 से लेकर के 10 तक क्या ट्रांजिशन एलिमेंट के सेम होगी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट 9 तक लेंगे। आपको बात समझ में आ गई है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्रोमियम, कॉपर और प्लेडियम, इस तीनों को, इसका तो हमने रीजन भी बता दिया, तो इस तीनों को ध्यान में रखिएगा। मे भी सवाल पूछ सकता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आता है सर, इससे ऑब्जेक्टिव हर साल रहा है, इस साल भी प्री बोर्ड में रहता है, कर देंगे आप। चलिए एक और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और वो कैसा, नॉर्मल नहीं होता, इस तरह का होता है, जैसे Mn+2। तो पहले आप Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, यही होता है मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25। तो अब क्या करोगे सर, +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालिएगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, आउटर मोस्ट सबसेल से। और आउटर मोस्ट में कौन जाएगा, सबसे अंतिम में कौन होगा, ये तो ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप ऐसे भरते हो, मगर अंतिम में कौन जाएगा, 3d या 4, तो आप बोलोगे सर 4 रहेगा लास्ट में, अंतिम सर्कल होगा 4, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4 से। तो ये 4 में कुछ नहीं होगा, 4 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0, लिख लीजिएगा। जैसे जनरल लिखना था लिख दिए, जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कहां से निकालेंगे सर, बाहर से निकालेंगे, और बाहर में कौन होगा, 4s। सर ऐसे क्यों लिखते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लिखते हैं, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसको, फिर उसके बाद ऑफ बॉ प्रिंसिपल बनाया गया। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब पर बहुत चर्चा की है। तो ये जो प्लस वाले हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड में खूब पूछते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, और कर लीजिए आयरन का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, कितने प्लस हैं, 2 प्लस है, निकल गए, यहां से निकाल दीजिए। आया जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए बेटा 30 तक, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। 3p6 4s2 3d10, कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन छोड़िएगा मत, ठीक है। कई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि पहले ही इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और फिर डी में कम कर देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है ना। ये मैग्नीज का कैसे दिमाग लगाएंगे, मैग्नीज का 25 है, 25 पे 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया 23 और लिख दिया 23 पे बेस्ड, ऐसा नहीं है। पहले जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका ऑफ बॉर्न जैसे बनाया लिख लीजिए, बाद में इलेक्ट्रॉन निकालिए। और कहां से इलेक्ट्रॉन निकालिए, जहां से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकालिए, ठीक है। फिल करने का तरीका अलग है और निकालने का तरीका अलग है। निकालेंगे कब, हमेशा आउटर मोस्ट से। फिल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग, और एनर्जी को किसने समझाया अच्छे से, ऑफ बॉर्न है, तो ऑफ बॉर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सर कहां पूरी चर्चा है, हमने पूरी सीरीज बनाई है, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। फिजिकल प्रोपर्टी, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है कैसे, मेटल है तो हाई टेंसाइल होंगे, स्ट्रेंथ होगी, डक्टिलिटी होती है,
मैलिएबिलिटी है ना, चमकता है, पीट के चादर खींच सकते हैं, उसके बाद से तार बना सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। मेटालिक क्या होता है, लस्ट्रस होता है। द ट्रांजिशन एलिमेंट विद द एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम और एचजी आर वेरी हार्ड और लो वोलाटिलिटी होगा, वोलाटाइल नेचर का नहीं होता। वोलाटाइल नेचर का क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ही पिघल जाना, उड़ जाना, है ना। तो ये होगा, ये एक्सेप्शन कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैडमियम, एचजी, बार बार बात कर रहे हैं, अब तो आपको याद ही हो गया था। और एचजी इज लिक्विड। तो ऐसे सवाल जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, कर लेंगे आप, चलिए ठीक है। हाँ, एटॉमिक साइज, तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा टाइम लेके अच्छे से बनाते हैं और आप भी इसको सीखने की कोशिश कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्कैंडियम है, जनरल ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाइए, लेफ्ट से राइट जाइए, जनरल ट्रेंड क्या है, तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सेम पीरियड के एलिमेंट है, सेम पीरियड के एलिमेंट है तो शेल नंबर सेम होता है। जनरल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल का हमने पढ़ाया, सेम पीरियड के एलिमेंट है तो शेल नंबर सेम होगा, शेल नंबर सेम होगा तो क्या होगा, साइज सबका बराबर होना चाहिए। लेकिन एक और फैक्टर है जिसको क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, है ना। इधर से किधर की तरफ जाएंगे, जेड इफेक्टिव नहीं समझ में आता है, अभी तक नहीं समझ में आया बात, तो इतना समझ लो, इधर से इधर की तरफ जाओगे शेल का नंबर सेम होगा, मगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ेगा और साइज घटेगा, है ना। जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, घटेगा। तो इधर से इधर की तरफ जाइएगा तो नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज को क्या करना चाहिए, घटना चाहिए। मगर सर नहीं घटता है, क्यों नहीं घटता है, साइज क्यों नहीं घटता है, तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये क्या है, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 अभी मान लेते हैं एक्सेप्शन की तरह, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाते, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ लिए होंगे, ध्यान से सुनना। अभी क्या है, यहां से लेके यहां तक स्कैंडियम के केस में 3D1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा और फिर 5 बढ़ा। यहां से यहां तक जाओगे, शेल का नंबर सेम है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ रहा है, तो साइज घटेगा। साइज क्या करेगा, साइज क्या करेगा, घटेगा। ये सबसे बड़ा स्कैंडियम, उससे छोटा टिटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम। यहां से यहां तक की तरफ जब आ रहे हैं ना, तो पहले से इस ऑर्बिटल्स में विराजमान एक एक इलेक्ट्रॉन है। आयरन के केस में क्या होगा, आयरन के केस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो आप एक अकेला तो फाल फाल के रह रहा था, एक और आ गया उसमें, तो क्या बढ़ेगा सर, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मगर एक और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ेगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ेगा। एक ही जगह पे एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। पहले क्या था, अकेले अकेले रह रहा था, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं। अब जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, जेड इफेक्टिव क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो क्या कहेगा, साइज को घटाएगा, अट्रैक्शन होगा तो साइज को घटाएगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो वो क्या करेगा, साइज को बढ़ाएगा। एक तरफ क्या रहा, जेड इफेक्टिव साइज घटा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, साइज घटा। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और यहां पे FOR कह देते, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ेगा। एक मिनट बच्चों, हाँ, एक तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा है, साइज घट, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करेगा, जब रिपेल करेगा एक दूसरे को लोग तो क्या करते हैं, नजदीक जाना चाहता है कि दूर,
दूर जाना चाहते हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या रहा, साइज बढ़ा, लड़ाई चालू। एक जब हुआ तो एक बार फोर्स ऑफ रिपल्शन, फिर दूसरा गया और फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ा, और तीसरा गया फोर्स ऑफ रिपल्शन और बढ़ा। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल, एफओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों में घमासान लड़ाई, एक तरफ कह रहा है कि साइज बढ़ाने के लिए, तो दूसरा क्या कर रहा है, साइज घटाने के लिए। इसलिए इस दोनों का साइज सेम होगा। मगर जैसे ही तुम कॉपर और जिंक के केस में आओगे, जैसे ही कॉपर और जिंक के केस में आओगे तो क्या होगा बच्चों, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगा, मगर साथ में फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और डोमिनेट कौन कर जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो साइज घटेगा। बात समझ में आया रीजन समझ में? होना क्या चाहिए एक्चुअल, यहां से यहां की तरफ आइएगा तो क्या होना चाहिए, साइज घटना चाहिए, जनरल ट्रेंड कहता है। मगर जब डेप्थ में जाते हैं तो कह रहा है कि एक और चीज है भाई, इधर से इधर की तरफ जाओगे साइज घटेगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। मगर जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करोगे तो आपको रिपल्शन भी देखना पड़ेगा, इसलिए यहां से यहां तक जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज घटेगा। उसके बाद जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, साथ में रिपल्शन भी बढ़ रहा है, दोनों के बीच की लड़ाई बराबर की रहेगी तो साइज इक्वल होगा। जब और आगे की तरफ अब जा रहे हैं कॉपर और जिंक की तरफ, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो रिपल्शन क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट करेगा तो साइज बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज घटा रहा है और फोर्स ऑफ रिपल्शन साइज बढ़ा रहा है। उम्मीद है कि यह पूरी बात मेरी आपको समझ में आई होगी। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो साइज क्या करता है, बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा है, ये लेंथनम में क्या शुरू हो जाता है, एफ ब्लॉक, यहां से क्या शुरू हो जाता है, एफ ब्लॉक। और आपको पढ़ाया गया है कि सर एस पी की शील्डिंग स्ट्रांग होती है, डी और एफ की शील्डिंग पुअर होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने पी ब्लॉक में भरपूर चर्चा किया है। तो डी एंड एफ की शील्डिंग पुअर होगी तो क्या होगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, शील्डिंग पुअर है तो कहां आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा अंदर की तरफ। तो चूंकि लेंथेनाइट से शुरू हो जाता है 4f, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो साइज छोटा बढ़ना चाहिए, पुअर शील्डिंग की वजह से इनके साइज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी को क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। The net result of lanthanide contraction is that the second and third D series exhibit similar radius and have very similar physical and chemical properties। समझ में आया lanthanide contraction? और इस पे हमने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में पी ब्लॉक पे बहुत चर्चा की हुई है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सेम रहती है, ये 3D 4D 5D, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी देखिएगा तो सबसे ज्यादा 5D की होगी, फिर 4D की होगी या 3D की होगी, एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, आपने देख लिया कि अगर 3D1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 3D2 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 3D3 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, 3D4 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 3D5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, 3D6 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3D6 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 6 है तो एक यहां चला है, कितना 4, अब घटेगा। 3D7 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, 3D8 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और 3D9 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 3D10 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो अब देख लीजिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, फिलिंग करने आ गया होगा अभी तक। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक बॉन्ड एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग होगा या क्या होगा बच्चों, मेल्टिंग। ये दोनों हमेशा हम लोग एक साथ पढ़ते हैं।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कैसे निकालते हैं इसको? घोल करके पी जाइए। अब देखो यहां पे टिटेनियम से आगे की तरफ बढ़ रहे, एक मिनट, इसकी विजिबिलिटी अच्छी आएगी नहीं तो हम कोई दूसरा कलर लेते हैं। हाँ देखो, टिटेनियम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा बच्चों? बढ़ेगा। ठीक है। अब सर Mn की ड्रास्टिकली कम हो गई, बताइए क्यों कम हो गई? क्योंकि ड्यू टू हाफ फील्ड, हाफ फील्ड होने की वजह से। चलिए, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, और फिर उसके बाद घट रहा। घट रहा क्यों? क्योंकि आयरन क्यों घट रहा? बताइए बताइए बताइए, क्यों घटेगा? वही सेम रीजन, देख लीजिएगा इसको। ठीक है। एंथैल्पी एटोमाइजेशन मतलब कोई भी सॉलिड है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मेटल सब सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दे करके सॉलिड को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस में, क्योंकि आप मेटल के केस में सब एक साथ रहते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये जो एटम बनाने की प्रक्रिया है, मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ करके एटम बनाने की जो प्रक्रिया है, और उसमें लगने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको अच्छे से हमने पढ़ाया, बेसिक में भी पढ़ाया, पी ब्लॉक में भी पढ़ाया, तो यहां पर समझ में आपको खुद से समझ लीजिए इसको। There is an increase in ionization along the each service, सर्विस क्या? सीरीज ऑफ द, सीरीज होगा बेटा, सर्विस नहीं होगा, each सीरीज होगा ये, ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। 5D का ज्यादा होगा किससे? 4D का। 5D का ज्यादा होगा 4D से। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये काम की बात है। एक्सकैंडियम का कितना होगा? 3+। क्यों 3+ होगा? बताओ, यहां पर हम थोड़ा टाइम लेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। 4s2 3d1, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, डी से 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3। टिटेनियम का 4s2 3d2, तो डी से कितना लेगा? जब देगा डी से, सॉरी पहले 4s से देगा 2, तो 2 हो गया। डी से 1 भी दे सकता है और डी से 2 भी दे सकता है। अब देखो नीचे ये प्लस, ये मोटे में लिखा हुआ है, मोटे में लिखा हुआ मतलब कि देगा तो ये +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा और 4 भी शो करेगा। मगर इन सब में ये सबसे स्टेबल किस में होगा? तो 4 में होगा। किस में होगा? +4 में। ठीक है। विरेडियम का वैसे ही क्या होगा? 4s2 3d5, पहले s से 2 निकलेगा, फिर d से 1 निकालता, वेनेडियम का 4s2 3d3 होगा ना बच्चों, 3d3 होगा। d से 1 निकलेगा तो +3, d से 2 निकलेगा तो +4, और d से 3 निकलेगा तो +5। आई बात समझ में? अरे भाई वेनेडियम क्या है? 4s2 3d5, अरे 3d3, फिर वही गलती कर रहा हूं मैं। s से तो 2 निकल गया तो +2, d से 1 निकलेगा तो +3, 2 निकलेगा तो +4, और d से 3 निकलेगा तो +5। आ गया समझ में आप? क्रोमियम, क्रोमियम में कितना होता है? 4s2 3d4, या 4 कितने हो गए? 2 और 2 4 6, या 4s1 3d5, तो 1 और 5। मैंगनीज में क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 4s2 3d5 5 2 7, हाईएस्ट हो गया। आयरन में क्या होता है? 6, फिर इसका 4 4 2 और 2। यहां पर हम डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? कि ये फुलफिल्ड होता है। क्यों नहीं निकाल सकते? ये फुलफिल्ड होता है। बात समझ में आया? सर कॉपर के केस में थोड़ा बात कीजिए, है ना। 4 3d क्या होता है? फुलफिल्ड होता है। 3d10 फुलफिल्ड होगा तो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो इसलिए पता है ना, जिंक का फिक्स होता है, +2 से ज्यादा ये शो नहीं कर सकता है। इसका देखिए, या तो 4s1 3d10 होगा,
तो 1 निकाल लीजिएगा। या ये भी हो सकता है 4s2 3d 9, तो कितने निकाल सकते हैं? 2। ठीक है, तो ये केसेस है ऑक्सीडेशन नंबर का। कैसे सोचते हैं हमने सोचना सिखा दिया है। सर पूरा आएगा? नहीं, पूरा नहीं आएगा। इसमें से भी क्वेश्चन क्या आएगा? सर इस Fe+2 स्टेबल होता है कि Fe+3 स्टेबल होता है? Fe पे थोड़ा गौर कीजिए। 4s2 3d 6, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो कहां से निकलेगा? 4s से, और बचेगा क्या? 3d6। ये 3d6 है बच्चों, इसलिए कह रहे थे पूरा अच्छे से पढ़ते आइएगा यहां से, तो आपको समझ में आएगा। ये जो 3d6 है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 3d6 में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है। सर 6 वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि 5 वाला ज्यादा स्टेबल होगा? सारे बच्चे बताएंगे एक बार सर 5 वाला। क्यों? 5 वाला हाफ फिल्ड होता है और 6 वाला अनफिल्ड होता है। हाफ फिल्ड अनफिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन, जब एक और यहां से भी निकाल लेंगे, 2 और 1 3 कर लेंगे, एक और यहां से भी निकाल लीजिएगा आप, पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो बच्चों, एक यहां से भी निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 3, तो +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सिर्फ ये 2 निकालते हैं तो 3d6 होगा, और 6 होगा तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनफिल्ड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये यहां पे समझाना तो ये ऑब्जेक्टिव एक ये भी बन सकता है। सर काम की बात क्या है? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट 2। देखोगे 2 सब में आया, एक्सेप्ट किसमें नहीं आया है? पहले वाले में नहीं आया। पहले वाले को छोड़ दीजिए तो सब में +2 आया, तो 2 है मोस्ट कॉमन। स्कैंडियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इज +, एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ दीजिए। मैक्सिमम स्टेट +8 आया है, शोन बाय +8 किसके जरिए शो किया गया है? +8 शोन बाय +8 का है आपका जिंक के नीचे वाला, ये क्या करेगा? इसको थोड़ा देखिए आप। इन पी ब्लॉक एलिमेंट, अच्छा ये आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इन पी ब्लॉक नहीं तो मैं उसको डिटेल में ले जाता आपको। इन द पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय द heavier members due to inert period effect. The opposite is in the group of D. ग्रुप डी में अपोजिट है। पी ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा था? इन द पी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन आर फेवर्ड बाय द हेवियर मेटल्स। हेवियर मेटल्स जो होंगे उसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होंगे। ये इसका उल्टा होता है डी ब्लॉक में। अब इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर हमने बोला ना उतना ही पढ़ा है जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये सब चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप 6 मोलिब्डेनम, इसका क्या है? 3, 4 और 4 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम 4। हेवियर मेटल हो गया नीचे, ठीक है, क्रोमियम से ज्यादा स्टेबल होगा। पी ब्लॉक में देखते ना, डाउन टू द ग्रुप जाइएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी ड्यू टू इनर्ट पीरियड इलेक्ट। बिस्मथ वाला केस याद है? याद कीजिए। Thus chromium 4 is the form in dichromate in acidic medium as a strong oxidizing agent when MO3 और WO3 are not। ठीक है, इस दोनों पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और करेंगे भी तो कहां पे कर लेंगे इसको? हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, आपको कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिमाग निकल जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्यों? ये सब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। The ability of fluorine is to stabilize the higher oxidation state is due to the either higher lattice और higher bond enthalpy। लैटिस होगा, लॉटलिस नहीं, लैटिस होगा। ठीक है, ठीक कर लीजिए इसको। तो ये फ्लोरीन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। सर इंपॉर्टेंट है? नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करते हैं, नहीं आता क्वेश्चन। ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल, अब इस पर सबको कर लीजिएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर हमने आपको सिखाया निकालना। ऑक्सीडेशन नंबर हमने सिखाया है, तो आप इस पर खुद से थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा खुद से पेज लेके चर्चा कर दूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 2 तरह का होता है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। क्वेश्चन आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा तो डायामैग्नेटिक। Diamagnetic substance is repelled by the applied field while the paramagnetic substance are attracted. Substance which are attracted is very strong are said to be paramagnetic. In fact, ferromagnetism is an extreme form of the paramagnetism. ये 3 बात को आपको याद कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, सुनो।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर तुम देख रहे थे 3d1 है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा और वहां पे होगा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिंक जैसे केस में वहां पर क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। और इसका बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन और भी आ सकता है, आप जाकर के देख लीजिएगा। हमारा बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है O2। O2 इस क्या है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक। बाकी क्वेश्चन इसका हम बता देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पर पैरामैग्नेटिक, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं वहां पर डायमैग्नेटिक। कैसे पता करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। calculate and absorb magnetic moment ball मैग्नेटन, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर स्कैंडियम 3 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, तो आप देखिए 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो यहां पर 0 है, 0 है तो क्या होगा, नहीं होगा। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहां तक क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा बेटा, घटेगा। ठीक है, तो इतना ही तक करिए, इससे ज्यादा नहीं। ऑब्जॉर्ब कैलकुलेटेड में नहीं, बोर्ड के लिए नहीं है, फिर पढ़ाऊंगा जब जरूरी होगा तो। कलर्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, 3d 0 स्कैंडियम प्लस 3 में कलरलेस होगा और ये कलरलेस होगा। ये कलर अच्छे से देख जाइएगा, एक क्वेश्चन यहां से रहता है और उम्मीद करते हैं हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पर जब क्वेश्चन जब आएगा ना पीवाईक्यू में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि पूरा रटना मुश्किल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पीवाईक्यू जब सॉल्व करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वहां पे बना देते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, KMnO4 पर्पल और ऑरेंज, यही दोनों को रट जाइए, काम हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हम आपको बताएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी ब्लॉक के एलिमेंट कहां बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली सिमिलर साइज इन द मेटल आयन, हाई आयनिक चार्ज और द एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, मीन सिंपल सा ये है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, सम इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, ये रट लीजिएगा, VVI है। कैटलिस्ट का डिफिनेशन सरफेस केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे, ये जितना हमने अलग से करके लिख दिया है आप रट लीजिए। यहां से एक कैटलिस्ट पक्का होगा आपके बोर्ड में, कर लीजिएगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, निकेल, PD और PT, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कांटेक्ट प्रोसेस में V2O5 हमने किया है, एबर्स प्रोसेस में FeO3 किया है, ओसवाल्ड प्रोसेस में प्लैटिनम और रोनियम। ठीक है, तो ये है, इस पूरा का पूरा कैटलिस्ट नहीं है, ये क्या प्रोडक्ट बनाता है वो है कैटलिस्ट आपका। ये जो रेड पेन वाला ये है कैटलिस्ट, कर लीजिएगा। चलिए ठीक, एलवाय फॉर्मेशन, इस दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बार पूछा जाता है, कर लेंगे। ब्रास किससे मिलकर के बना है, जिंक और कॉपर से। ब्रॉन्ज है, ब्रोज नहीं, आप कर दीजिएगा ठीक, बड़ा गंदा लिखा हुआ है, कॉपर और टिन से। चलिए हो जाता है, एक आध तो ऊपर नीचे होता है, इतना कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, V2O3, V2O4, V2O3, CRO, Cr2O3, Cr2O3, MnO, MnO2, Mn2O7। इसका थोड़ा सा एरर है, मैं इसको लास्ट में करवा दूंगा बच्चों, हालांकि ये करवाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, मगर ये एक थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एरर है, ठीक करने जाऊंगा तो बहुत टाइम ले लेगा ये। ठीक है, एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर +1, +2, +3 लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बेसिक नेचर का होगा, +4 में एम्फोटेरिक नेचर का होगा, 6 और 7 में एसिडिक नेचर का है, इंपॉर्टेंट। मेटल देख लीजिएगा,
अगर 1 2 3 कर रहे हो तो बेसिक नेचर का, 4 कर रहे हो तो इंफोटेरिक नेचर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर का। कर लेंगे। उसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है, किससे शुरू होती है बेटा, लैंथेनम से कि सीरियम से, सीरियम से। लैंथेनाइड तो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इससे नीचे सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। कहां से शुरू होता है ये, और ये नाम आप याद कर लीजिएगा। कितने एलिमेंट होते हैं एफ में, कितने इलेक्ट्रॉन, 14, तो आप भी याद कर लीजिएगा टोटल 14 ही। कर लेंगे लैंथेनाइड को और एक्टिनाइड को, इतने ही एलिमेंट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, बस इतना ही याद करना है। हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, मन था बहुत डिटेल में पढ़ा है, मगर बोर्ड के बाद मिलते हैं। आप बोर्ड की तैयारी अच्छे से करो, बहुत जल्द हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाई के साथ ऑब्जेक्टिव में आएंगे। जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं वहां पे डील करेंगे, मगर जो पढ़ाया हमने, जो कम से कम 10 घंटा में पढ़ाया है, कोशिश किया है 1 घंटा में पढ़ा दूं, क्योंकि आप बोर्ड काफी करीब है। जितना पढ़ा है इतना तो कम से कम कर लो। अच्छा लगा है तो दोस्तों से जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।